आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि 1976 से लेकर 2026 के बीच में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों में कितनी ज्यादा चैलेंजेस आए, क्या क्या चुनौती हुआ है, क्या क्या कार्यभार में इंक्रीज हुआ है, क्या सारी चीजें चेंजेस आए हैं। ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो ये कहते हैं कि पिछले 50 साल में डिस्ट्रैक्शंस बढ़े हैं और जो है उस समय में पढ़ाई करना आसान होता था या उस समय लक्ष्य प्राप्ति सरल होती थी, उस सब बारे में बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि उस समय के जो विद्यार्थीगण हैं और जो एस्पिरेंट्स थे उनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, और आज के दौर से उसे पूरी तरीके से कंपेयर करेंगे। तो इस वीडियो पे आप पूरी तरीके से जान पाएंगे। तो चलिए इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम 1970 की दशक की बात करें, डिकेड की बात करते हैं, उस डिकेड में तो 1970 से लेके 1980 के मध्य में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, आधे से ज्यादा दशक के समय में। उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। मगर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि केंद्र शासन में जो शासक होगा वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है कि भाई एक स्टूडेंट का तैयारी करने का माहौल कैसा होगा, मतलब अपॉर्चुनिटी कैसी होगी, वातावरण देश में कैसा होगा। इसलिए ये शासक के नाम बताना आवश्यक थे। उससे हमें पता चलता है कि देश में उस वक्त कैसा माहौल रहा होगा 50 साल पहले, और 50 साल पहले सारे विद्यार्थियों को, बच्चों को किस प्रकार का संघर्ष झेलना पड़ता था। तो सबसे पहले अगर बात शुरू करें तो उस समय के विद्यार्थी, अगर 1976 की बात लेकर चलें, तो ये सब मैंने अपने माता पिता, अपने चाचा, बुआ और दादी से सुना है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त का जीवन किस प्रकार हुआ करता था। 1976 में बच्चे सुबह 6 से 7 बजे के पहले भी उठ जाते थे और उतने बजे तक उठ ही जाते थे। मॉर्निंग 6 to 7 AM में वो वेकअप हो जाते थे, उस बजे तक वो उठ जाते थे। ठीक है। उनके बाद उसमें नित्य क्रिया में भी उनको लाइन लगाकर वेट करना पड़ता था, जो आज आप लोग नहीं करते हैं। 9-10 बजे सोकर उठ सकते हैं, उसके बाद लाइन लगाने वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि उस समय एक घर में 3 से 4 बच्चे होते ही थे। और सबसे पहले उठने के बाद आपको नित्य कर्म पूर्ण करने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता था। उसके बाद जो है वो पूर्ण करने से ही आपका दिन शुरू नहीं हो जाता था। उसके बाद हर एक बच्चे को एक घर के कार्यों में विभाग बांट दिया गया रहता था कि कोई किसी चीज में मदद करेगा, कोई कोई चीज करेगा, कोई नाश्ते में सहयोग करेगा, तो कोई सबके लिए टेबल या खाने पीने की जगह को साफ करेगा, या कोई खाने पीने के बाद सभी के प्लेट को धोकर रखे या जाकर स्थान पे रखेगा जहां पे साफ सफाई की जाती है प्लेटों की। तो ये सब कार्यभार पहले से ही उस समय उस वक्त के बच्चों में बटे रहते थे। समझिए ये विद्यार्थी वही गण हैं जो आगे जाके पढ़ाई करेंगे, आगे जाके वहां से IAS बने होंगे, तब तो ये देश 50 साल आगे चला और इतना डेवलपमेंट हो सका। और ना बोलने का कोई ऑप्शन नहीं होता था, ना बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, और ना बोलने की सोच भी नहीं आती थी कि मैं क्यों करूं या मेरा काम नहीं है वाला, ये विचार ही मन में नहीं आता था, और इतनी हिम्मत तो होती भी नहीं थी। तो ये क्या थे? ये जिम्मेदारी की पहचान थी। उसी के बेस में आज 50 साल तक भारत आगे विकास कर पाया। अगर वो पीढ़ी नहीं हुआ थी तो विकास दर घट जाता, क्योंकि अच्छी पीढ़ी, अच्छे संस्कार वाले लोग ही देश को आगे लेकर जा सकते हैं। तो वो टाइम टेबल क्या रहा हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो जो है हेल्पिंग करने के बाद, घर में हेल्प करने के बाद इन डेली वर्क वो हेल्प करते थे। उसके बाद उनका काम होता था ब्रेकफास्ट करना, जो मिल जाए। ऐसा नहीं कि हमारा मनपसंद सारी चीजें जो सवेरे जल्दी बन सकती थी, वो उस समय के सभी घरों में माताएं बनाकर अपने बच्चों को परोसती थी, या पिछले रात की रोटी चाय या रोटी शक्कर लेकर उस समय के विद्यार्थी स्कूल जाया करते थे। आप मॉर्निंग स्लॉट के बेस पे आप बता सको, देख सकते हो कि कितना संघर्ष सिर्फ मॉर्निंग स्लॉट में ही आपको समझ आ चुका होगा कि इतने बजे, क्या आप इतने बजे उठते हो? सारे लोग जो आप देखते हो, मैक्सिमम लोग नहीं उठते होंगे। क्या आप लोग उठते ही अपना वर्क करने के बाद क्या घर में हेल्प करते हो? बहुत कम चांस है। क्या ब्रेकफास्ट में आपकी चॉइस सही, आपको ब्रेकफास्ट पसंद आता है, या फिर जो मिलता है आप खा लेते हैं? हो सकता है बहुत अच्छे लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो जो ये तीनों चीजें फॉलो करते हो, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। तो मेजोरिटी केस में ये तीनों के तीनों पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए आप मॉर्निंग स्लॉट में ही कितना बड़ा चेंज है। क्या ये समय चैलेंजिंग है या वो समय चैलेंजिंग है? आप स्वयं सोचिए। उसके बाद अगर हम बात करें, स्कूल में आ जाते हैं। ये तो घर की बात थी। अगर हम स्कूल में आ जाते हैं, तो स्कूल में आने के बाद जो टीचर होता था वो आपके ड्रेसिंग सेंस को पहले जज करता था कि भैया ड्रेस्ड अप हो कि नहीं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में है कि नहीं। यूनिफॉर्म चेक किया जाता था आपका। आप तो आज तो खुद ही आप सच सवर के जाते हैं। दूसरी बात, उस समय जो टीचर ने नोट्स बना दिए, जो पढ़ा दिया, जो पुराने किताब, ओल्ड बुक्स आपके पास हैं, उसी के बेस में आप पढ़ाई किया करते थे। और एग्जाम का लेवल अच्छा होता था। तो
मेरे को एक बात बताओ कि वो समय टफ था या ये समय टफ है, आप ये बताइए। उस समय डिस्ट्रैक्शन के नाम पे उतनी चीजें नहीं थी, आई एग्री विथ यू गाइस कि उस समय वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन आज जो हम चैलेंज कैसा पैदा कर रहे हैं, उस समय जो है इससे आपका रूटीन सेट रहता था, सवेरे आप जल्दी उठा करते थे, इससे वर्क करने से आपका माइंड रिलैक्स रहता था, इससे आपके अंदर सिंप्लिसिटी आती थी और एक सहजता आती थी जो आवश्यक है विद्यार्थी जीवन में, इससे आपके पास से डिसिप्लिन आता था, इससे आपके पास समर्पण आता था कि जो भी किताब है या जो भी नोट्स है वो पर्याप्त है मेरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और एग्जाम का लेवल अच्छा हुआ करता था। उस समय भी कंपटीशन जरूर कम था, आई एग्री, मगर उस समय मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन की तरफ शिफ्ट होना शुरू ही हुआ था, लेकिन कंपटीशन कम था। ये एक प्लस पॉइंट है कि आज कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूं कि आज 2026 में, अगर हम 2026 की बात करें तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी टाइम वेकअप करते हैं, एनी टाइम यू वेकअप, हर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब का उठने का समय अलग अलग हो सकता है, होगा ही, कोई एक समय हो ही नहीं सकता। यहाँ मेजोरिटी ग्रुप्स इसी से रीजन पे लाया करते थे, कितना यूनिफॉर्मिटी था इस, देखिए सब समान रूप से थे। आज आप सिर्फ अपना काम करते हैं, है ना, घर में कोई सहयोग आप नहीं करते किसी भी काम में, कुछ करते होंगे कुछ नहीं भी करते होंगे, लेकिन ऐसा मैंडेटरी मेरे हिसाब से हर घर में नहीं होगा। दूसरी बात, आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा फूड है आपके पास, कोई मतलब आपको दिक्कत नहीं रहने की। इस समय बरसात के समय में अधिकतर घरों में पानी टपकता था, मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक चीजों में भी वो स्टैंडर्ड की चीजें नहीं आ पाई थी। आज जितने भी लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं उन सब के पास रोटी कपड़ा मकान इन सब बेसिक चीजों के लिए कोई शिकायत मेरे हिसाब से 95% लोगों को नहीं होगी, इवन मोर, मतलब उस परसेंटेज को भी मैं इंक्रीज करूं तो वो एक अतिशोक्ति नहीं होगी। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि इन जनरल ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया का काफी अच्छा हुआ है। तो एकेडमिक्स में जो है कंपटीशन कैसे नहीं बढ़ेगा, पेपर का लेवल कैसे नहीं बढ़ेगा, हम ग्रोथ की ओर आगे जा रहे हैं, हमें आगे चल के बाकी सारे देशों से साथ कंपेयर करना है, तो हमको अपना स्टैंडर्ड उठाना होगा ना, तब तो हम किसी से कंपेयर कर पाएंगे वर्ल्ड लेवल पर, उसके बिना पे कैसे चीजें चलेंगी। तो जो है उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फोकस्ड माइंड के साथ, फोकस्ड माइंड के साथ जो है आप अपने टीचर पे भरोसा रखिए, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे आप भरोसा रखिए, ये मिसिंग है। आपको हमेशा हर सब्जेक्ट को 4 अलग अलग सब्जेक्ट से टीचर से पढ़ने की इच्छा होती है कि यार अचानक से एक टीचर की वीडियोस आ गए इस सब्जेक्ट के, तो मैं इनसे पढ़ लेता हूं, फिर दोबारा किसी और से नहीं, आप एक सब्जेक्ट को एक टीचर से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इससे आपका वो सब्जेक्ट के प्रति जो अप्रोच है वो डेवलप होगा। यहाँ पे नो डाउट आज कॉम्पिटिशन ज्यादा है, आज डिस्ट्रैक्शन लेकिन आपने स्वयं ने पैदा की है, सवेरे लेट उठकर, रात में देर में सोकर, कुछ भी खाना खाकर, और एक नियमित दिनचर्या नहीं रखकर, डिसिप्लिन को आपने स्वयं ने तोड़ा है। पहले ये बेसिक चीज ऑलरेडी उस दिनचर्या में गवर्न थी कि हर किसी को इस तरीके से चलना है। अब एक पार्ट होता था, एक टाइम होता था, आपको उस दौरान पढ़ाई करके अपने एग्जाम्स को क्लियर करना रहता था। लेकिन आज एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आज आपके पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आज उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है कि नहीं। यूट्यूब से आप बहुत सारी चीजें फ्री में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स की कोई कमी नहीं है। आपको बस ईमानदारी से लेक्चर को फॉलो करके नोट्स बनाना है, प्लस उसको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है, ये आपका मेन टारगेट है। उस समय तो प्रीवियस ईयर बैंक या ऐसा कुछ चीजें नहीं आती थी, प्रीवियस क्वेश्चन, इसका सीधे तरीके से बोले तो अकाल था भाई, ये ऐसी कोई चीज नहीं आती थी, ना कोई कोचिंग मटेरियल, ठीक है, कोई कोचिंग मटेरियल नहीं होता था उस वक्त, मतलब 95% के पास ये चीजें नहीं होती थी, कुछ 5% लोगों के पास होती रही होगी, तो वो सबके लिए काउंट नहीं किया जा सकता। क्या आज आपके पास ये चीज नहीं है? आज यहाँ पे वो चीज है, पीवाईक्यूज अवेलेबल है, आज कोचिंग मटेरियल्स फ्रीली अवेलेबल है आज। तो इस टाइम में क्या चीज आपको रोक रही है सक्सेसफुल होने के लिए? एक और एक मात्र चीज है, वो आपका डिसिप्लिन है। दूसरा, मैं कह सकता हूं कि एक ही एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाना, इसमें हो सकता है आप अपनी अच्छी तैयारी की हो, अगर कंपटीशन जो है अप हुआ है, बट एक कंपटीशन में नहीं हो पाना, मैं उसको मान सकता हूं कि कंपटीशन ज्यादा हुआ है, नो डाउट, बट ये हमारे देश का डेवलपमेंट भी दिखाता है कि हम अपना बार को रेस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को रेस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ सरकार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सब म्यूचुअल चीजें यहाँ पर, कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा पोस्ट क्रिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन गांव कस्बे तक वो चीज को पहुंचाने के लिए खोलना चाहिए और पोस्ट को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि एक स्टैंडर्ड भी बना रहे, लेकिन सबके पास अपॉर्चुनिटी भी हो, वो इन्वेस्टमेंट भी आए, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे अच्छे से सबको
जॉब दे सकें, और एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए सैलरी स्ट्रक्चर का, और एक गारंटीड चीजें प्राइवेट सेक्टर में भी लानी चाहिए, ताकि सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जाकर कंपटीशन को अनायास ना बढ़ाएं। तो आज कंपटीशन जरूर बढ़ा है, लेकिन इसका मेन रीजन ये है कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, अगर कंपटीशन एग्जाम की स्पेसिफिकली बात करें तो वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक कम हुआ है इस 50 साल के शिफ्ट में। उस समय डिसिप्लिन, मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, अभी इन डेप्थ में गया भी नहीं हूं, लेकिन आप इस शुरू वीडियो में आप पता कर सकते हैं कि कितना डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर रहता होगा। सोचो, और उसमें आपको पता है कि यार शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे मैं बाहर से आया, 7 बजे मेरे को पढ़ने बैठना है, मतलब बैठना है। क्या आज ये नियम है आपके पास? क्या आप आज ये नियम फॉलो करते हैं? मेरे हिसाब से 90% लोग या 80% लोग ये फॉलो नहीं करते होंगे। इट्स रियली सरप्राइजिंग है कि नहीं? सुनने में ऐसा लग रहा होगा तो बड़ी अलग बात है, हम शिफ्ट तो हुए डेवलपमेंट की ओर, लेकिन ये सारी बेसिक चीजें छूटती चली गई। हम रिलैक्सेशन पे और ज्यादा ध्यान लगे कंफर्ट जोन हम ज्यादा देखने लगे कि मुझे एक टेबल चेयर, पर्सनल टेबल चेयर चाहिए, मुझे फैन चाहिए, कूलर चाहिए, आज की डेट में एसी चाहिए, उसके नीचे तो पढ़ाई करेंगे ही नहीं। ऐसी जगह खोजने लगे जहां पे लाइब्रेरी हो। लाइब्रेरी उस टाइम पे ऐसे तो अवेलेबल नहीं थी, आज लाइब्रेरी माहौल में रहेगा तब हम पढ़ पाएंगे, अकेले तो आज पढ़ ही नहीं पा रहा है व्यक्ति। ये सारी चीजें ना पहले नहीं हुआ करती थी, इसलिए माइंड में क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के साथ, जैसे कि डिसिप्लिन मैंने एक फैक्टर कहा, ये कम हुआ है, क्लैरिटी तो गायब ही हो गई है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो गायब ही हो गया। क्लैरिटी लाइए अपने लाइफ में तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा उससे। क्लैरिटी आएगा कि आप कौन से एग्जाम को एम कर रहे हैं। पहला तो अगर आप आईआईटी जेईई नीट को एम कर रहे हैं तो ये क्लैरिटी है बोलोगे आप, तो नहीं है ये क्लैरिटी। क्लैरिटी किसको बोलते हैं पता है? क्लैरिटी बोलते हैं कि आईआईटी जेईई नीट देने के लिए मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने होंगे। क्यों? क्योंकि आगे चल के जॉब अपॉर्चुनिटी जब आप रिक्रूट हो गए यहाँ पे एग्जाम्स कॉलेजेस से बाद, तो मिनिमम क्राइटेरिया कुछ लोग 75% के कंपनी लगा देते हैं, नहीं तो 60% का क्राइटेरिया तो मैंने खुद ने देखा है कई सारे कंपनीज का। तो ये मिनिमम स्कोर करोगे कि नहीं? इसके लिए आपको क्या चाहिए क्लैरिटी में? इसके लिए चाहिए आपके पास कुछ सब्जेक्टिव आंसर लिखने आने चाहिए आपको। तो ये कैसे होगा? ये होगा बुक रीडिंग से, नोट मेकिंग से। क्या आप अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को उठाकर कभी पढ़ते हैं? क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं? नोट्स बनाने से, नोट्स मेकिंग, प्रॉपर रिवीजन, सॉल्विंग पीवाईक्यूज प्लस सैंपल पेपर, ये सब आपको सब्जेक्टिव वे में इंप्रूव करेंगे। अब इसके बाद आपको क्लैरिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की, कि मैं कौन सी चीजें कहां से पढ़ने वाला हूं। उस समय ये चीजें के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। आपको पता था किताब से पढ़ना है, कुछ टीचर ने बता दिया, समझ लिए, किताब से पढ़ के नोट्स बनाने हैं और उसी के पढ़ाई के भरोसे में जाके पेपर को अटेम्प्ट करना है। लेकिन आज आप रिसोर्सेज डिफाइन कर सकते हैं, आज आपके पास पीवाईक्यूज है, आज आपके पास पैटर्न है, आज आपके पास यूट्यूब है, जिसकी मदद से आप एग्जाम में कोई भी रैंक आराम से एम कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपके पास डिसिप्लिन हो, आपके अंदर क्लैरिटी हो कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, प्लस किस रिसोर्सेज को लेके आज से लेके 1 साल के बाद तक, आज से लेके 2 साल के बाद तक उस रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना है। ये जब क्लैरिटी आएगी और इन बिटवीन आप इस प्रोसेस में डिसिप्लिन रहोगे, ठीक है, तो आप स्वयं मेरे को बताना कि आपके चांसेस कितने हाई है कि कम है। क्या मैक्सिमम लोग ये तैयारी कर रहे हैं? मैंने कहा कि कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस ना, ये सिर्फ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़े हैं। सच बता रहा हूं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़े हैं, जिसके कारण मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि कंपटीशन बढ़ा है। तो नहीं तो तैयारी करने वाले लोग आज भी उतने ही हैं जो उस टाइम में हुआ करते थे। तैयारी करने वाले मतलब जो सिर्फ फॉर्म नहीं भरते, जो प्रॉपर क्लैरिटी रखते हैं कि मुझे यही एग्जाम एम करना है, जिनको पता है किस रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी है, जिनको पता है रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है, जिनको पता है कि मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, और जिनको यह भी पता है कि अपने रिसोर्सेज को डेवलप करके नोट्स मेकिंग, शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक्स कॉपी भी बनानी है, वही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वो नहीं जो लेक्चर्स ही खोज रहे हैं, वो नहीं जो सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं। तो आप मेरे को एक्चुअल में अगर बोलेंगे ना कि कंपटीशन बढ़ा है कि नहीं, कंपटीशन आज भी वही है, सिर्फ अच्छे लोगों के बीच में कंपटीशन है। लेकिन पोस्ट बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। हर कोई जो आज बीटेक कर रहा है या बीएससी कर रहा है, जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद एम कर रहा है कंपटीशन एग्जाम के लिए, 12th क्लियर कर रहा है रेस्पेक्टिव पीसीएम या पीसीएमबी से या पीसीबी से, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी हो, एटलीस्ट कॉलेजेस में जो नंबर ऑफ सीट्स है या नंबर ऑफ गुड रैंकिंग कॉलेजेस हैं वो इंक्रीज हो, स्पेशली इन द मेडिकल डोमेन। आईआईटीज और एनआईटीज तो आई थिंक इट इज देयर इन वेरी गुड नंबर, बट उनको भी कोशिश करिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस में या सिटी इंस्टीट्यूट ऐसा डीआईटी या सीआईटी के बेस पे हर जगह ओपन हो, लास्ट थर्ड ऑप्शन में इंसान के पास, फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस की ओर देखे। और उसी तरीके से मेडिकल कॉलेज को भी
इंप्रूव करना चाहिए, तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, तो कंपटीशन जो अनायास बढ़ता हुआ दिख रहा है वो घट जाएगा। और उसके बाद नौकरियों के लिए भी जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन गांव कस्बों तक पहुंचना चाहिए, उससे पोस्ट इंक्रीज होगी और उससे जो है कंपटीशन वहां पे भी नौकरी के स्तर पे भी एक सामान्य स्थिति पे आ जाएगी। तो आप मेरे को बताइएगा कि 1976 से लेकर 2026 के बीच में, जैसे कि मेरी राय ये थी कि उस समय लोगों को क्लैरिटी थी, उस समय लोगों के पास डिसिप्लिन था, उस समय के लोगों के पास जरूर रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते थे और वो जितना भी पढ़ाई करते थे उसको रिवाइज करके पूर्णतः अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट देते थे। आज आप ना डेली डिसिप्लिन में हो, ना आपके पास कोई क्लैरिटी है, मैक्सिमम लोगों के पास, ना आपके पास रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन है, आप फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। तो आप मेरे को बताइए कि हमने डिस्ट्रैक्शन पैदा किया है या एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन है? मेरे हिसाब से हमने पैदा किया डिस्ट्रैक्शन, उसको हम अपने वे में कंट्रोल कर सकते हैं और उसको एक राइट डायरेक्शन देके अपने लिए बेस्ट यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा होगा ये आप मेरे को जरूर बताना। इसी तरीके से मैं टेक्निकल वे में चीजों को एक्सप्लेन करूंगा और विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको लिए ऐसे वीडियोस लाता ही रहूंगा जिसमें एकेडमिक्स के थ्रू आपको एक अवेयरनेस फेयर स्प्रेड कर सकूं, ताकि आपको ये लगे कि ये टाइम उतना टफ नहीं है, इससे भी टफ टाइम हमारी प्रीवियस जनरेशन ने निकाला है, देखा है और एक अच्छे अचीवमेंट तक पहुंचे हैं। आप भी पहुंच सकते हैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो लाता ही रहूंगा, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो यार मेरे से जरूर जुड़िएगा। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।